वेरी वॉर्म वेलकम टू सिन ऑफिशियल पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट थोड़ा स्पेशल होने वाला है, और ये स्पेशल इसीलिए होने वाला है क्योंकि आज हम जो इसका टाइटल है ब्रिजिंग द गैप, जो कि हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसके बारे में बातचीत होगी और स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी बातचीत होने वाली है। और इसके लिए हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर रेवा मिश्रा सर। इनको 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है और अभी ये डायरेक्टर है मोदी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो इनका सेंटर ऑफ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है उनके डायरेक्टर हैं। और ऑल राउंड जो ग्लोबल मीडिया है वहाँ पर ये पढ़ाते हैं बच्चों को, वर्ल्ड वाइड इनकी एजुकेशन चलती है। तो थोड़ा सा बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ के? थैंक यू हर्ष, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी such a nice topic which we are going to discuss today, that is modern education system and traditional education system। जो दोनों के बीच का गैप है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं सारे श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि ये बड़ा ही हॉट टॉपिक है आज के चैलेंजिंग वर्ल्ड में। अगर देखा जाए तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या होने वाला है, उसके ऊपर हम जो डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है अभी, तो वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग के ऊपर अप्रोच कर रहा है। दूसरा, जो पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन में हम स्किल का गैप देखते थे, प्रोजेक्ट लर्निंग कम होती थी, इंडस्ट्रियल लर्निंग कम होती थी, अप्रोच थोड़ी सी अलग होती थी, उन सबको हमने जो बिफोर नहीं हुआ है उसको हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है और तेज़ी से बदलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब वर्चुअल लर्निंग की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, एज आई एम हैंडलिंग ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, तो मैं देख रहा हूँ देश विदेशों से बच्चे आ रहे हैं और एजुकेशन को दूसरे तरीके से ले रहे हैं। तो आने वाले समय में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो पूरी तरह से बदलेगा। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम डेफिनेटली प्रैक्टिकल लर्निंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे और दूसरे जो गैप हुए हैं ट्रेडिशनल पे, उन सबको दूर करेगा। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस आएगा और पढ़ाई का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बदलेगा। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब आने वाले समय में ऑनलाइन एजुकेशन की ओर अपने अग्रसर हैं और बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम में। हमारे UGC, AICT, दे आर ऑल प्रमोटिंग ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इन कमिंग डेज। तो सर क्या आपको ऐसा लगता है सर कि क्योंकि हमने जब स्टैटिस्टिक्स निकाले और डेटा के ऊपर एनालाइज किया, जब हम आपके लिए रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें हमें ये चीज़ पता लगा सर कि कोरोना का जो इफेक्ट आया, कोविड-19 के इफेक्ट के बाद जो ऑनलाइन पेनिट्रेशन है, भले कोचिंग का मान लो या IAS कोचिंग मान लो या किसी में भी मान लो या यूनिवर्सिटी एडमिशन से मान लो, तो ऑनलाइन का जो सेगमेंट है वो काफ़ी हद तक ग्रो हुआ है। तो कोरोना का कैसे इसमें इम्पैक्ट और कोरोना से पहले क्या इम्पैक्ट था, थोड़ा सा उसमें आप डिफ्रेंशिएट करके बता सकें तो। अगर हम देखें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, तो कोरोना काल में एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अगर देखा जाए, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं पेटीएम का अगर एग्जांपल दूं, तो जैसे एक प्रॉब्लम आई कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लोगों ने लिया। और आज UPI का ट्रांजैक्शन, आप चाहे रिमोट एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो, सभी जगह उसका एक एक्सपांसन हुआ। इसी तरह एजुकेशन में भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइन हुए, बहुत सारे यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स क्रिएटेड हुए, लाइक बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल IBM हो गया या दूसरी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया। तो इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सिस्टम रुका नहीं। अगर देखा जाए ओवरऑल तो सिस्टम कहीं रुका नहीं। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग दी वंडरफुल इन्वायरमेंट। और आने वाले समय में मैं ये समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को इनकैश कराया जाएगा। तो सर जैसे अपन ये बात करते हैं ना सर, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो स्किल एरा चल रहा है और पहले इंडस्ट्री एरा था।
पहले नॉर्मली क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता कि काम में कितना ज़्यादा क्वांटिटी है, और आज लोग केवल 2 घंटा काम करके भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। तो दोनों इंडस्ट्रीज में क्या फ़र्क है? लाइक पहले जो इंडस्ट्रीज थी और अब जो मॉडर्न एरा का टाइम चल रहा है, कैसे स्किल एरा और इंडस्ट्रियल एरा डिफरेंशिएट है? थोड़ा सा अगर आप देखिए, अभी करंट एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखें तो सभी एजुकेशन सिस्टम का फोकस है स्किल गैप के ऊपर, कि जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि साइंस की बेसिक जो डिफिनीशन है कि थ्योरी नीड्स डेमोन्स्ट्रेशन, साइंस नीड अ सिस्टमेटिक नॉलेज, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ा चैलेंज है नॉलेज का। हम इंफॉर्मेशन वाइज डे बाय डे वेरी रिच होते जा रहे हैं। गूगल है हमारे पास, चैट जीपीटी है हमारे पास, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आज के युग में, जो देखा जाए ओवरऑल तो बहुत रिच हैं हम डेटा वाइज, इंफॉर्मेशन वाइज। बट सम टाइम आई फील कि देयर इज अ स्टिल गैप बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। और नॉलेज से भी अगर एक स्टेप और आगे जाएंगे हर चीज, तो मैं देखता हूँ कि विजडम तो बिल्कुल भी कम होती जा रही है। मशीन लर्निंग आ गया, पर वो भी इंफॉर्मेशन रिच ही है। डेटा लर्निंग आ गई, डेटा साइंस सेंट्रिक हो गई, सारी अप्रोच होती जा रही है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं एक गैप आ रहा है, जिस गैप को मैं बोल रहा हूँ कि नॉलेज सेंट्रिक गैप। अभी नॉलेज के पीछे बहुत कम लोग हैं जो उस पर फोकस कर रहे हैं। तो जो पहले का जो सिस्टम था वो कंप्लीटली बुकिश एंड क्लास सेंट्रिक अप्रोच थी, लेकिन अब का सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड है, प्रॉब्लम स्किल बेस्ड है, सॉल्विंग बेस्ड है, और चीज़ों को, सिनारियो को सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो जो गैप था स्किल का, वो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ विजडम, वी कैन फुलफिल दैट पर्टिकुलर गैप। यस सर, यहाँ पर मैं सर के बारे में बता देता हूँ कि सर ने जो पीएचडी है वो डेटा साइंस के अंदर और मैनेजमेंट में करी है, तो 20 ईयर प्लस का सर को एक्सपीरियंस है, और उसके बेसिस पे सर आज वो चीज़ बता रहे हैं। तो सर, जैसे एआई का पेनिट्रेशन इस चीज़ में बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन कोर्सेज में भी एआई का, मशीन लर्निंग का, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, अभी जो ऑनलाइन, मैं पहले एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कैसे बढ़ रहा है, कैसे आने वाले समय में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और ये काम कैसे करता है मेजरली। तो महर्जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, एक तो इसके कई मोड्स हैं। कैसे मोड्स हैं? एक तो स्टूडेंट्स की ऑनबोर्डिंग होती है, ऑनलाइन ही बच्चा पूरा वर्चुअल टूर देखता है जिस भी यूनिवर्सिटी से उसको एजुकेशन लेना है। फॉर एग्जांपल, माय यूनिवर्सिटी इज अ टॉप यूनिवर्सिटी इन द राजस्थान एरिया। सो एज अ ब्रांड वी आर प्रमोटिंग वर्चुअल एजुकेशन फॉर मेन एंड वुमेन बोथ. As we are a leading university in coming days, as well as we are a leading university in Rajasthan still. So मैं देख पा रहा हूँ इसको कि जो लोगों का रुझान है ऑनलाइन की तरफ वो बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? उसके पीछे कारण ये है कि एक तो स्टडी मटेरियल का जो स्टैंडर्ड है, मोदी यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्ड LMS सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो बहुत अच्छे से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज कर सकता है। टेक्नोलॉजी के थ्रू उसकी लर्निंग अच्छी बढ़ रही है। उसके साथ साथ जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, PPT हैं, जो उसका एक बड़ा अच्छा तरीका है। तो जितने भी मेरे फैकल्टी हैं वो सब एक्सटर्नल फैकल्टी हैं, आउटसोर्स फैकल्टी हैं, जो जिनके वीडियोस बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वीडियोस हैं। तो बच्चे को जो है PPT वीडियोस और उसके साथ साथ हमारा ई बुक सिस्टम, हाँ, जो कि ई कंटेंट, जो हमारा कंटेंट है वो एक तो 100% प्लेगरिज्म फ्री है, यूनिक मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग है। कंटेंट के थ्रू हम बच्चे को असाइनमेंट्स देते हैं टाइमली, बच्चे को क्विजेस होते हैं उसी के साथ, और 24/7 गुरुकुल कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ी विशेषता उसकी, मतलब साथ में वैल्यूज को भी इंकल्टिकेट किया जा रहा है। उसके साथ साथ हम प्लेसमेंट का भी एश्योरेंस दे रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन मोड में, क्योंकि जो बच्चा एग्जिस्टिंग किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है, और हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर्स की भी नीड पड़ती है, वर्क फोर्स की जरूरत पड़ती है मार्केट को। तो इस तरह से हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल के साथ साथ जो रनिंग में अपना जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्टार्टअप चला रहा है,
ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग प्लेसमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं, और प्लेसमेंट की भी हमारा जो करियर डेवलपमेंट सेल है वो नंबर 1 करियर डेवलपमेंट सेल है। और हम सारे बच्चों को, हमारे ऑफलाइन के बच्चे तो मैक्सिमम 100% प्लेसमेंट तो होता ही है यहाँ से, उसके साथ साथ हम ऑनलाइन को भी हम प्लेसमेंट सपोर्ट दे रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन लगभग इक्विवेलेंट है अकॉर्डिंग टू यूजीसी एंड एआईसीटी। देयर इज नो गैप एज सच देखा जाए तो, और इंडस्ट्री में उसके ग्रोथ के लिए भी बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और ऐसा सर सुनने में भी आया है कि काफ़ी सारे जो आजकल जो वर्क प्लेसेस होती है, लाइक अगर मैं बात कर लूँ कोई भी कंपनी की, अगर जयपुर में या दिल्ली में और इन साइड जो ओवरऑल इंडिया में जो MNCs है वो भी आजकल ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह को प्रमोट वगैरह कर रही है। तो उसके ऊपर सर थोड़ा बताइए कि कैसे, मतलब एक वर्क प्लेस का कोई इंसान है जिसकी एज अगर मिड-20s में लाई करता है, मिड-30s में लाई करता है, वो कैसे अपने कोर्सेज को मतलब कर सकता है, क्या उसका एक पूरी चैनलाइज है वो पूरा, थोड़ा सा आप बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे कोर्सेज हैं, अभी ऑलरेडी हम लोग 7 कोर्स चला रहे हैं, 7 कोर्सेज हैं हमारे पास, 4 PG हैं उसमें, MCA, MBA, MCOM और मास्टर इन जर्नलिज्म, ये हमारे PG कोर्सेज हैं। उसके साथ साथ हमारे BA कोर्स है, उसके अलावा BCA चलता है, BCom चलता है। और जो हमारे कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज हमारे पूरा इंडस्ट्री रेडी है। अगर मैं देखा जाए तो MBA की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैं 5 तरह का स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। डेटा साइंस है उसके अंदर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर, AI पे हम स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर बच्चे को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसी एरिया में इंडस्ट्रियाँ शिफ्ट हो रही हैं। Right. तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डिमांड वी आर शिफ्टिंग आवर एजुकेशन सिस्टम स्लोली ग्रेजुअली, थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन कमिंग डेज। तो हर जी मैं ये मानता हूँ कि जो इंडस्ट्री हैं उनके डिमांड के हिसाब से, उनकी नीड को देखते हुए ही हमारे सारे कोर्सेज रेडी किए जा रहे हैं। और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे इंडस्ट्री सेंट्रिक ही हैं, जो IT कंपनी में इंजीनियर्स हैं। सपोज कोई BTech करके किसी कंपनी में लग गया और वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लेकिन उसको मैनेजरल स्किल सीखनी, तो उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो वो साथ में काम कर सकता है। उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो वो MCA कर सकता है, वो MBA कर सकता है। So it is actually reducing the career gap between them. जी हाँ, तो ये जो करियर गैप आया उसके पास कि 3 साल उसने इंडस्ट्री पे काम किया, अब उसको मैनेजर लेवल में जाना है, उसको डिसीजन लेवल में जाना है, उसको किसी कंपनी का CEO बनने का ड्रीम है, वगैरह वगैरह। हाँ, सही है। तो वी आर नॉट क्रिएटिंग ओनली ग्रेजुएट विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मोड, बट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट प्रोफेशनल इन दिस पर्टिकुलर। और सर जैसे देखा जाता है कि नॉर्मली ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं एज कंपैरिजन टू ऑफलाइन। उस पर सर थोड़ा मतलब कि उससे आपकी रीच और बढ़ सकती है, और बेनिफिट ये रहता है कि जो इंसान एक विलेज में है, जो भी एक मिडल मैन है जो कि इतनी ज़्यादा सैलरी अर्न नहीं करता, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लर्निंग वगैरह के अंदर। तो उसका कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सके तो। हाँ, वेरी ट्रू। अभी जैसे मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा, एक स्टूडेंट था जिसकी अर्निंग बहुत कम थी, बिल्कुल 10 से 15 हज़ार रुपए की सैलरी का बंदा था। उसने ऐसे संपर्क किया तो बोला कि मुझे ग्रोथ चाहिए लाइफ में। तो ग्रोथ 2 तरह से होती है, एक तो एजुकेशन के बेस पे, आपकी स्किल के बेस पे ग्रोथ होती है। दूसरा, उसकी कंपनी का कुछ क्राइटेरिया था कि मिनिमम हमें PG स्टूडेंट चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो वो बच्चा हमारे संपर्क में आया और उसने एजुकेशन यहाँ से लेना शुरू किया और उसका धीरे से प्रमोशन हो गया उसी कंपनी में। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको प्रमोशन काइंड ऑफ थिंग्स चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ ऑलरेडी आपका पैकेज है और आप उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और उस चीज़ को वो आगे बढ़ा सकता है और करियर में अपने ग्रोथ पा सकता है। तो यही सर, अभी जब अपन प्रीवियस कन्वर्सेशन जो अपन कर रहे थे जिसके अंदर अपन बात इंडस्ट्री 5.0 के कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्री 5.0 जो है ये किस तरीके से वर्क करती है और प्रीवियस इंडस्ट्रीज से डिफरेंस कैसे है? अभी आने वाले समय में AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब का बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़
की नीड है कि हमें डेटा साइंटिस्ट चाहिए, हमें मशीन लर्नर लोग चाहिए, जो रोबोट या जो भी टेक्नोलॉजी अपना प्लेस लेगी आने वाले समय में। अभी भी मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में आईटी ओनली 5% ही आया है, अभी भी बहुत चीज़ें आना बाकी। चाहे आप रिमोट कंट्रोलिंग की बात करो, चाहे ऑटोमाइजेशन की बात करो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करो, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करो। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी इंडस्ट्री में मैन पावर के साथ साथ जो वेल ट्रेन टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरत पड़ेगी, वो आने वाले समय में यही चीज़ें होंगी जो रिवोल्यूशन करेंगी। तो इंडस्ट्री 5.0 जो लेके आ रहा है, वो ये लेके आ रहा है कि ऑटोमाइजेशंस कैसे करें हम चीज़ों को, जो आपके आइडियाज़ हैं वो रियलिटी में कैसे बदलें, जो आपकी विजन है, जो आपकी वर्चुअल फैक्ट्रीज हैं, वो कैसे और बेहतर तरीके से काम करें। कन मैन पावर में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैक्सिमम यूज ऑफ, कैसे आप यूज करें। जी हाँ, मैक्सिमम यूज ऑफ, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करने का जो प्लान है, चाहे वो 3D प्रिंटिंग के थ्रू हो, चाहे आपका AI के थ्रू हो, चाहे मशीन लर्निंग के थ्रू हो, आने वाले समय में ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और टाइम टू टाइम इनोवेशन और क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी की आप बात करो, अगर रेगुलर अपडेट्स होते रहेंगे, रेगुलर इनोवेशंस और क्रिएटिविटी होती रहेगी आईटी फील्ड में, कंप्यूटर साइंस एरा में, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए बड़ा ही बेनिफिट होगा। और मैं ये मानता हूँ, अभी एक सर्वे में देख रहा था कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यूथ ही है। और यूथ के लिए इससे अच्छा अवसर कुछ हो नहीं सकता, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। अगर वो अपना करियर बनाना चाहता है, टेक्निकल रिवोल्यूशंस करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, तो इंडस्ट्री 5.0 उसके लिए बेस्ट होगा। और हमारी जो गवर्नमेंट है पूरा सपोर्ट कर रही है स्किल इंडिया और बिल्कुल स्किल इंडिया के लिए, और गैप जो हुए हैं उनको फुलफिल करने के लिए। अभी करंटली सुनने में भी आया था, लाइक ऑन जून के अंदर अभी नालंदा विश्वविद्यालय का भी इनॉग्रेशन किया है। तो पहले जो नालंदा थी और अब जो नालंदा हुई है, लाइक जो प्रीवियस नालंदा थी, उसके बारे में सर थोड़ा बता सकते हैं? गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? अगर मैं पहले का गुरुकुल सिस्टम देखता हूँ तो एक तो थॉट फ्री और थॉट के ऊपर जो प्रोसेस होती थी, उनका पूरा का पूरा जो एजुकेशन था वो ट्रू नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन में होता था। अब वही चीज़ हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। सिर्फ चीज़ें बदली हैं, थॉट बदला है, चीज़ें बदली हैं, परिवेश बदला है, लेकिन नॉलेज तो हमेशा रिफ्रेश ही होता है। बिल्कुल। तो आने वाले समय में अगर आप नालंदा की बात करेंगे, चाहे BHU की बात करें, चाहे मोदी यूनिवर्सिटी की बात करें, सभी का एक ही अप्रोच है कि मॉरली, बिहेवियरल और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। और एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाने की जो प्रथा चल रही है अभी हमारे हिंदुस्तान में, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है कि नॉलेज सेंट्रिक और ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। चाहे वो नालंदा हो, चाहे BHU हो, चाहे JNU हो, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट हैं, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, सबका एक ही ध्येय है कि नॉलेज सेंट्रिक अप्रोच एंड ट्रू विजडम ओरिएंटेड। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर सर सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में जो मेन क्वेश्चन आता है वो हमेशा लेके आता है कि जैसे आप कोई भी कोर्स वगैरह ऑप्ट कर रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। और क्योंकि सर आपने PhD और मैनेजमेंट इतनी करी हुई है, तो कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट एक ऑनलाइन एजुकेशन के साथ, सपोज वो एक और कोई डिग्री ऑफलाइन एजुकेशन के साथ कर रहा है, तो वो कैसे ऑप्ट कर सकता है और टाइमिंग किस तरीके से रहती है? वो एक बहुत बड़ा इशू आता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, हम सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी क्रिएचर को इस प्लानेट में 24 घंटे से ज़्यादा समय नहीं मिला। बिल्कुल सही। तो अगर एक स्टूडेंट को 8 आवर्स अपने स्टडी में, अपने जॉब में फोकस करता है और 8 आवर्स वो अपने पर्सनल लाइफ में इन्वेस्ट करता है और 8 आवर्स वो अपने करियर के लिए या स्लीपिंग मोड के लिए करता है, तो अगर 24 घंटे का सेगमेंटेशन देखा जाए तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना उसको एक हैबिट में आ सकता है उसको। तो अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है? 2 घंटे आप पढ़ाई करिए रोज। उसके लिए अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन लेना है, उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप अपने टाइम जोन के हिसाब से 2400 घंटे 7 दिन का गुरुकुल आपको मैं दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये 24/7 लर्निंग कॉन्सेप्ट है।
तो जितना समय आप अपने समय के जोन के हिसाब से, अगर आप 8 घंटे कहीं वर्किंग हो तो 24 घंटे तो आपसे कोई काम नहीं करवा रहा, तो 2 घंटे आप अपनी स्टडी के लिए, वो भी ऑनलाइन मोड में, और जहां डिग्री इक्विवेलेंट है ऑफलाइन के बराबर है। बिल्कुल सही। ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी गवर्नमेंट यूजीसी या AICTE, हाँ, सब लोग जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन डिग्रियां हैं ये बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, और जैसे हमारी ऑफलाइन डिग्री है वैसे ही ऑनलाइन डिग्री है। दोनों की बराबर वैलिडिटी है, दोनों की बराबर क्रेडिबिलिटी है, और दोनों रिकॉग्नाइज्ड हैं यूजीसी और AICTE से, जो हमारे भारत के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मिथ है वो मैं दूर करना चाहता हूँ। आप अपने टाइम जोन के हिसाब से अपने एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, आप अपने एजुकेशन को एक स्टेप फॉरवर्ड ले जा सकते हैं, और लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अपने लेक्चर्स में भी ये बात बोलता हूँ कि लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप ज़िंदगी में, अपने कैरियर में अगर लर्निंग आपका एटीट्यूड है, और अगर आपका माइंडसेट बना हुआ है कि मुझे लर्न करना है, तो लर्निंग के साथ साथ आपकी अर्निंग भी हो सकती है। और यही एक ऑब्जेक्टिव है कि जो स्किल है, हमारा जो मैन पावर है देश का, वो कहीं ना कहीं अर्न करे और लर्न करे। दैट इज़ अल्टीमेट गोल ऑफ एवरीवन। ओके, तो सर जैसे किसी बच्चे ने अभी ग्रेजुएशन कर ली है और सपोज उसकी जॉब नहीं लगी, अपन एक बार के लिए एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो क्या एक रोड मैप फॉलो कर सकता है जिससे आने वाले 1 ईयर के अंदर उसकी जॉब लग जाए? मतलब एज एक्शन प्लान क्या आप देना चाहोगे उसको? जी, अभी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आज जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बिजनेसमैन हैं, आप देख भी रहे होंगे मैक्सिमम स्टार्टअप्स अभी टेक से भी हो रहे हैं, IT सेंट्रिक। चाहे आप जोमेटो की बात कर लो, चाहे ओला की बात कर लो, या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लो, जो जब स्टार्ट किए थे तब कुछ भी इनका एक वैलिडिटी नहीं थी, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली कहते हैं कि एक रोड मैप के रूप में अगर देखा जाए तो आने वाला समय इन्हीं स्टार्टअप्स का है। कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट दे रही है, कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है उस चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है, कोई ऐसा डाउट नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं महसूस हो रहा कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। और आज डिजिटल मार्केटिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स अर्न करना चाहता है, 1 साल का कुछ ऐसा सर्टिफिकेट कर ले वो, या कुछ ऐसे कोर्सेज कर ले कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स कर लिया मान लीजिए, तो अब उसकी हायरिंग बहुत आसान हो जाती है। एज ए नॉर्मल ऑफलाइन MBA वाले स्टूडेंट्स को हायर करने के बजाय अगर किसी कंपनी की नीड डिजिटल मार्केटर की है, तो वो सबसे पहले उस बच्चे को चूज करेगी कंपनी या HR जिसके पास स्किल है। मतलब स्किल ज्यादा मैटर कर रही है, स्किल ज्यादा मैटर कर रही है एजुकेशन। जी हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर मैं आज की डेट में देखूं तो हर व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है कि मेरी वेबसाइट गूगल के नंबर 1 पेज पे खुल जाए। राइट सर। तो एवरीवन डिमांडिंग टुडे कि मेरा एक प्लेस हो जाए, प्रॉपर पोजीशनिंग हो जाए मेरे प्रोडक्ट की, प्रॉपर मेरे प्रोडक्ट का ब्रांडिंग हो जाए। हर बिजनेस को आज के टाइम में एक प्रमोशनल और एक कॉम्पिटिटिव युग में अगर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में प्रॉपर प्लेस हो, प्रॉपर उसकी सर्विस हो, प्रॉपर उसका फीडबैक हो, प्रॉपर उसका इनोवेशन हो, और टाइम टू टाइम उसकी हम कस्टमर की नीड फुलफिल कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल देखा गया है कि स्किल की बड़ी ज़रूरत है, और जो स्किल गैप हुए हैं उस पर एक मेरा बुक भी है, अमेजन में अवेलेबल है स्किल गैप के ऊपर। तो स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर आल्सो दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है जहाँ पे स्किल के ऊपर आप अर्निंग कर सकते हैं। और सर एक और क्वेश्चन था कि 2025 किस तरीके का होगा? मतलब अगर अपन अभी ऑनलाइन एजुकेशन को इस तरीके से देख रहे हैं, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी भी चीज़ें आ रही है, तो ये कैसे ऑनलाइन एजुकेशन को, जैसे अभी अपन LMS बेस्ड और इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्या AR और VR आने से और वर्चुअलाइजेशन बढ़ेगा 2025 में? वेरी ट्रू। देखिए, अभी जितनी हम IT कंपनीज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अभी जैसे अगर एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल अगर मैं बात करूं, तो अब जो कोडिंग है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहते हैं एक पोर्शन होता है कोडिंग से। तो कोडिंग से ज़्यादा अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रॉब्लम सॉल्विंग की।
प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम बहुत अच्छे एनालिस्ट पैदा कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी डिमांड ज़्यादा है। आज इंजीनियर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ दूसरी क्या स्किल डेवलप हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक बिजनेस एनालिस्ट अगर मिल रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ, उसकी बड़ी डिमांड है। अगर उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा टेस्टर मिल गया किसी कंपनी को, तो उसकी और वैल्यू हो जाती है कि नहीं भाई, मेरा जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो इन्हांस हो जाएगा। एक अच्छा इंजीनियर के साथ साथ उसके अंदर डिप्लॉयबल या निगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो ये सारी स्किल्स आने वाले समय में बहुत काम आने वाली। तो जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, इन्हीं सब को देखते हुए बनाया गया है, जहाँ बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर निगोशिएशन स्किल्स बढ़ रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्योंकि इंजीनियरिंग तो बहुत अच्छे से आ गई उसको, लेकिन ही आर सी इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन नाउ डेज। राइट सर। क्योंकि अभी दुनिया थोड़ा सा मोबाइल सेंट्रिक बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ। अभी जो मैं यूथ को देख रहा हूँ, दे आर मोबाइल सेंट्रिक। हमारे टाइम पे थोड़ा सा जो जनरेशन गैप है, अगर मैं देखा तो फोन तो दूर की बात, हमें 80 मेरे को याद है अपना कि 12th के बाद हमें फोन मिला था। बिल्कुल सर। और तो उस समय हम कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर को चलाने के पहले भी डर लगता था कहीं कुछ खराब तो नहीं हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन कर दिया था। अभी तो जितना टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन हो रहा है टाइम टू टाइम, चीजें और छोटी होती जा रही है। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि अब तो सब कुछ मोबाइल सेंट्रिक ही होता जा रहा है। और आने वाला समय ई कॉमर्स का और बढ़ेगा, क्योंकि अब लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की कमी रहेगी। दो चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही हैं भविष्य में, जो आपका प्रश्न है कि 2025 कैसा होगा। तो एक तो हैप्पीनेस पे काम करना चाहिए, हैप्पीनेस मॉडल्स पे, क्योंकि लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन हैप्पीनेस की थोड़ी सी कहीं ना कहीं, मतलब लोग सिर्फ मशीन बने हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ, एक आर्टिकल में पढ़ा हूँ अभी बीच में, कि एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था कि हिंदुस्तान में बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत अच्छे टॉप एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन स्टिल हम लोग स्वामी विवेकानंद जी टाइप स्टूडेंट नहीं पैदा कर पा रहे। जब पहले के ज़माने में तो ये सब इंस्टीट्यूट भी नहीं होते थे, अगर देखा जाए ढंग से तो। पर क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं ना कहीं ये लीडरशिप स्किल्स गैप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लीडर्स की बहुत ज़रूरत पड़नी है, हमको एजुकेशन की ज़रूरत पड़नी है, स्किल की ज़रूरत पड़नी है, और इसके साथ साथ जो कॉमन सेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। यस, और ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा आने वाले समय में। लोगों के पास तो सब कुछ होगा, लेकिन कॉमन सेंस नहीं होगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बिल्कुल सही बात। तो अगेन वी नीड, जब जब डिलेमा आएगा हमारे जीवन में, जब जब डाउट आएगा, तब तब वही जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से भगवत गीता का, हाँ, कि जब जब डिलेमा आएगा, जब जब मन में संदेह आएगा, तो इसी चीज का आएगा कि क्या करूं। ये सर का एक और डायनामिक साइड है कि सर आर्ट ऑफ लिविंग और एस्कॉन के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सेशंस लिए हैं सर। अब पॉडकास्ट के एंडिंग तक आ गए सर। ये मेरे को फेस बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये आ ही जाता है क्योंकि समय चलता रहता है। तो आप लास्ट लेसन क्या देना चाहेंगे सारे स्टूडेंट्स को, और कैसे आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगे जो भी अब आने वाले टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जब बढ़ रहे हैं आगे? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सर? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि फर्स्ट आप सबको एक्सेप्ट द सिचुएशन एज दे आर करना चाहिए। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपके बस में नहीं होती, ये आती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, ये सब क्रिएट हो जाता है। तो एक्सेप्ट द सिचुएशन सम टाइम एज दे आर, एंड सम टाइम यू मस्ट एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। यू कांट चेंज समवन, डोंट ट्राई टू चेंज समवन। पहला एक तो मैसेज ये है मेरे यूथ के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, कि आप किसी को बदलने की कोशिश मत करो, पहले स्वयं को देखो। क्योंकि जो मैनेजमेंट लेसन है, भगवान कृष्ण ने मैनेजमेंट लेसन दिया है भगवत गीता में, कि मैनेज मेन टैक्टफुली। मैनेजमेंट की अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो दैट इज मैनेज मेन टैक्टफुली है। मैनेज मेन टैक्टफुली। तो अगर आपके पास टैक्ट है, टैक्ट मतलब स्किल, भगवान कृष्ण के पास स्किल थी जो बिना हथियार उठाए पूरे युद्ध को जितवा दिया। बिल्कुल सर। और बिना वो स्किल के दम पे, नॉलेज के दम पे और विजडम के दम पे। तो आने वाले 2025 में या आने वाला समय जो दौर आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और विजडम का होगा। अगर जिस स्टूडेंट के पास नॉलेज है, विजडम है, ना तो उसको कभी जॉब की कमी होगी,
ना तो उसको कभी रोजगार की कमी होगी, ना तो उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए वो रेडी रहेगा। तो आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स कि एक्सेप्ट द सिचुएशन एज दे आर एंड एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर एंड यू मस्ट वॉक लाइक अ किंग एंड must serve like a servant. So this is my message to everyone, and give your 100%. Definitely God and divine will give you a lot of success and prosperity. Thank you so much everyone. Thank you so much sir for coming here. बहुत और भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे सर, आपका जो ट्रेडिशनल सेगमेंट है वो भी दिखाएंगे पब्लिक को। Sure. Till then sir, thank you.